नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल टेकी ज्ञान पर। और आज इस वीडियो में मैं क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम चल रहा है और पेपर होने वाला है FIT कोड 165 का, उनके लिए है वीडियो स्पेशली। और इस वीडियो में हम देखेंगे एक सैंपल पेपर और उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन, जिस पर मैं डिस्कस करूंगा कुछ बेसिक पॉइंट्स जिससे आपके जो मार्क्स है वो FIT में सिक्योर हो पाए और आपको 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आसानी से मिल पाए। तो दोस्तों, अगर आपको सिलेबस या करिकुलम नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे से आइडिया हो जाए कि आपके एग्जाम में किस किस यूनिट से किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर सामने है मार्किंग स्कीम फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 165। दोस्तों, ये सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है FIT 165 के लिए, सीबीएसई की वेबसाइट से भी ये सैंपल पेपर उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो आपके इस पेपर के डिटेल डिस्कशन के लिए। दोस्तों, आपके पास टाइम होगा 2.5 आवर्स और मार्क्स होंगे मैक्सिमम मार्क्स 40। तो आइए देर नहीं करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है क्वेश्चंस में। आपके पास जो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ई शॉपिंग वेबसाइट। ई शॉपिंग वेबसाइट का मतलब है कि जिस वेबसाइट से आप शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की। तो आप जैसे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे के सारे ई शॉपिंग वेबसाइट से आप इन सभी से शॉपिंग कर सकते हैं। तो फोर्थ करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर बी है, बैकग्राउंड इज एन एट्रीब्यूट। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन HTML से है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और यहाँ पर जो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है वो होता है बॉडी का, क्योंकि फॉन्ट में और IMG और एंकर टैग में बैकग्राउंड नहीं होते हैं यहाँ। और दोस्तों, एक चीज और भी ध्यान रखेंगे, जो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है वो टेबल टैग का भी एट्रीब्यूट है, वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो करेक्ट जो आंसर है वो है वन बॉडी टैग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अ लिंक इज यूज्ड टू नेविगेट और ओपन अदर वेब पेजेस ऑन द वेबसाइट ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। सो जितने भी लिंक होते हैं, यानी कि जिस वेब पेज पर आप मोस्टली जहां पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने से दूसरी वेबसाइट या वेब पेज ओपन हो जाता है, या फिर कोई चीज डाउनलोड होने लग जाती है, कोई फाइल, तो वो उस क्लिकेबल टेक्स्ट को कहते हैं हम लिंक। और HTML यानी वेब पेज की लैंग्वेज में डेफिनेशन में उसे कहते हैं हम हाइपर लिंक। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हाइपरलिंक। और HTML में हायर लिंक या हेटेरो लिंक इस तरह का कोई वर्ड होता ही नहीं है। तो आप एक ही वर्ड याद रखें लिंक के लिए, हाइपरलिंक। और आंसर 2 इज करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ आपके लिए HTML से रिलेटेड, जिससे जहाँ पर आपको जो आपके HTML के क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर और कवर हो जाएंगे। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल ऑफ हाउ मेनी हेडिंग्स आर देयर इन HTML। HTML में टोटल हेडिंग्स होते हैं 6, H1 से लेकर के H6 तक, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ए टैग। दोस्तों, ए टैग यानी एंकर टैग होता है हाइपरलिंक यानी कि पेज पर लिंक्स क्रिएट करने के लिए। इसके एंकर टैग को यूज करके आप इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों तरह के लिंक आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें से जो जो एट्रीब्यूट एप्लीकेबल नहीं है एंकर टैग के लिए वो है सोर्स को, क्योंकि यहाँ पर सोर्स नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, नेम नाम का एट्रीब्यूट होता है HREF यानी कि हाइपरलिंक रेफरेंस। जहां पर जिस पेज को आप कनेक्ट कर रहे हैं उसका एड्रेस वो होता है HREF, और नेम होता है इस टैग का नाम। तो दोस्तों, यहाँ पर जो थर्ड है वो करेक्ट आंसर, और ये एट्रीब्यूट नहीं है, सोर्स एट्रीब्यूट नहीं है एंकर टैग का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लॉग, व्हाट इज ब्लॉग? Blog is an alternative word for weblog. People often write about their opinion or thought on a particular topic, just like they write in their diary or journal. People who write on blogs are called bloggers. तो ब्लॉग क्या होता है? जस्ट अपने ओपिनियंस या फिर अपने टॉपिक को देखने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए वेब पर एक जगह होती है। और जिस तरह से आप अपने डायरी में लिखते हैं या फिर जर्नल में लिखते हैं, पब्लिश करते हैं, उस तरह से आप वेब पेजेस पर ब्लॉग्स को पोस्ट कर सकते हैं, जो सभी लोग देख पाएंगे। और वैसे लोग जो ब्लॉग लिखते हैं दे आर कॉल्ड ब्लॉगर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस द पर्पस ऑफ HTTP ब्रीफली। HTTP क्या है? फुल फॉर्म ऑफ HTTP इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म लिखने का भी क्वेश्चन आ जाता है। दिस इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
protocol. It is the foundation of data communication over the World Wide Web. WWW यानी कि टिम बर्नर्स-ली ने जब वर्ल्ड वाइड वेब डिजाइन किया या बनाया तो उन्होंने जो प्रोटोकॉल रखा जिससे सारी दुनिया माने, जो सारे कंप्यूटर्स मानते हैं तो उस WWW पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उस प्रोटोकॉल को बोला गया HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये क्या है? डेटा कम्युनिकेशन का जो WWW पर जितने भी डेटा कम्युनिकेशन होता है उसका जो मेन प्रोटोकॉल है वो है HTTP। HTTP के अलावा भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तमन्ना नीड्स टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा, शी शुड यूज HTML और XML। जी हाँ दोस्तों, आप XML और HTML दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि HTML जो है बेसिकली पेज पर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए होता है, यानी कि पेज पर कोई भी इंफॉर्मेशन वेब पेज पर किस तरह से डिजाइन होकर के दिखती है, इसके लिए हम यूज करते हैं HTML यानी वेब पेज डिजाइनिंग के लिए, और XML बेसिकली हम यूज करते हैं डेटा स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो बिल्कुल आप ये डिफरेंस याद रखें। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है शी शुड यूज XML। अगला क्वेश्चन, नेम द प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग डेटा फ्रॉम रिमोट साइट। रिमोट साइट यानी कि कोई वेबसाइट दूसरी जगह पर, वहां पर डेटा अपलोड या डाउनलोड करने के लिए उस वेबसाइट से कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपने देखा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल WWW के लिए यूज होता है, और यहाँ पर जो FTP है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वो भी वर्ल्ड वाइड वेब का ही हिस्सा है, लेकिन ये प्रोटोकॉल पेज पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए नहीं, फाइल्स को डाउनलोड या अपलोड करने के लिए यूज होता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप कभी यूनिवर्सल या यूनिटी या दूसरे चीजों पर कंफ्यूज ना हो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और आप इस वर्ड को अपने यूनिफॉर्म, क्योंकि आप स्कूल स्टूडेंट हो, यूनिफॉर्म पहन करके जाते हो, तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं और आसानी से याद रख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 क्वेश्चंस जो है 1 मार्क के ईच थे, और इनमें से जो आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चंस मिले हुए हैं वो मल्टीपल ऑप्शन है, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, और उसके बाद के जो 1 मार्क के क्वेश्चन है जो वहाँ पर 1 वर्ड 1 सेंटेंस में आपको आंसर लिखना था, और ये जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है इसमें आपको सेंटेंसेस पूरे पैराग्राफ में, जो भी आंसर है आप पूरे पैराग्राफ में इसका आंसर करेंगे। और व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ वेब ब्राउजर, गिव द नेम ऑफ एनी 2 पॉपुलर वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर जिस पर आप जिस सॉफ्टवेयर पर आप इंटरनेट चलाते हैं, यूज करते हैं, पेजेस को डिस्प्ले करते हैं, वो वेब ब्राउजर होता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स आप आसानी से लिख सकते हैं। कॉमन एग्जांपल्स है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, देन ओपेरा मिनी, और उसके बाद है तो बहुत सारे वेब ब्राउजर्स होते हैं। A web browser is an application program used for exploring the information resources available on the World Wide Web to retrieve the required information। तो जो भी वर्ल्ड वाइड वेब पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उससे देखने के लिए, उससे एक्सप्लोर करने के लिए हम वेब ब्राउजर यूज करते हैं। और वेब ब्राउजर है क्या? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन यानी कि एक सॉफ्टवेयर है। ये एग्जाम्पल्स के लिए आपको इसमें मिलते हैं हाफ मार्क्स और 1 मार्क। हाफ मार्क हर एक एग्जाम्पल के लिए मिलते हैं, यानी ये 2 नाम लिखा, आपने 2 एग्जाम्पल लिखे तो हाफ मार्क्स, और 1 मार्क आपको मिलते हैं डेफिनेशन के लिए। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक्सप्लेन द टर्म डिजिटल डिवाइस। डिजिटल डिवाइड, it is an economic and social inequality which regards to access to use of or impact of information and communication technologies। तो डिजिटल डिवाइड क्या है? अगर सोसाइटी किसी आईसीटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें, यानी कि कोई वेबसाइट है, डेटा है, और या फिर आईसीटी से रिलेटेड जितनी सर्विसेज अवेलेबल है, इस अगर किसी पार्टिकुलर सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, यानी कि उनके राइट्स में एक्सेस, अगर कोई पार्टिकुलर सोसाइटी किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती है, कोई दूसरी सोसाइटी या रीजन या कंट्री एक्सेस नहीं कर सकती है, तो उसे बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। तो क्या है इसमें? इट इज एन इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी है, किसके रेस्पेक्ट में इनइक्वालिटी है? एक्सेस टू
यूज ऑफ और इम्पैक्ट ऑफ, यानी कि www यानी आईसीटी के जितने भी सर्विसेज है उसके एक्सेस, उसके यूज और उसके इम्पैक्ट में जो इनइक्वालिटी है उसे बोलते हैं हम डिजिटल डिवाइड। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कुछ जो कंटेंट्स है यूट्यूब पर वो आप यूएसए में किसी पार्टिकुलर कंट्री में ही देख सकते हैं और कुछ पार्टिकुलर कंट्रीज में वो जो कंटेंट्स है यूट्यूब के वो बैन है, तो यहाँ आ जाता है डिजिटल डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, डिफाइन सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग विद रिस्पेक्ट टू टेबल्स इन एचटीएमएल। एचटीएमएल में जब आप टेबल टैग्स की स्टडी करते हैं तो वहां पर टीडी या टीआर टैग्स के अंदर दो एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर टेबल टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट्स आप यूज कर सकते हैं। टीडी या टीआर नहीं, टेबल टैग के अंदर ही दो एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हैं। उसमें से एक होता है सेल पैडिंग और दूसरा है सेल स्पेसिंग। या फिर सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन कंटेनर एंड एम्प्टी टैग्स इन एचटीएमएल। तो देखते हैं कि सेल स्पेसिंग क्या होता है। सेल स्पेसिंग कंट्रोल द स्पेस बिटवीन द टेबल सेल्स, यानी कि अगर एक टेबल है और उसके बीच बहुत सारे सेल्स बने हुए तो उनके बीच का जो स्पेस है, गैप है, उसे बोलते हैं सेल स्पेसिंग। तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि सेल स्पेसिंग है क्या। मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने यूज किया टेबल टैग, इसके अंदर बॉर्डर और बेसिक कलर हटा देता हूँ। यहाँ पर लिख देते हैं सेल स्पेसिंग, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है सेल स्पेसिंग 2, और यहाँ पर आउटपुट दिख रहा है स्क्रीन पर FIT 162 जो टेबल टैग के अंदर, यहाँ पर इस टेबल टैग के अंदर टेबल रो में टेबल डेटा यानी एक इन्फॉर्मेशन डली हुई है। और यहाँ पर हम एक दूसरा सेल लेते हैं टीडी टैग से, और इसे क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर क्योंकि आपको यहाँ पर टेबल जैसा कुछ देख नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर नहीं यूज किया टेबल टैग में, तो यहाँ हम यूज कर लेंगे बॉर्डर और साइज ले लेता हूँ मैं 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दो सेल है FIT 162 जहाँ कंटेंट लिखा है और IT इज ऑसम, इन दोनों के बीच का जो गैप दिख रहा है, ये छोटा सा स्पेस, दिस इज कॉल्ड सेल स्पेसिंग। तो यहाँ पर हम गैप को थोड़ा सा बढ़ा करके देख लेते हैं। सेल स्पेसिंग मैंने कर दिया 5, और आप देख सकते हैं इन दोनों सेल्स के बीच का जो गैप है वो इंक्रीज हो गया है। सो दिस इज कॉल्ड सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग के अलावा जो दूसरा टैग है सेल स्पेसिंग कंट्रोल द स्पेस बिटवीन टेबल सेल्स। छोटा सा डेफिनेशन है, बहुत ही आसान है। अब देखते हैं सेल पैडिंग। सेल पैडिंग सेट्स द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द कंटेंट ऑफ द सेल एंड सेल वॉल। तो देखते हैं कि सेल पैडिंग क्या है। ये है स्पेस सेल कंटेंट, यानी कि जैसे आप देख सकते हैं इस सेल के अंदर लिखा हुआ FIT 162, और ये जो सेल का बॉर्डर है, अंदर वाले बॉक्स का बॉर्डर यानी सेल वॉल, इसके और कंटेंट के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं सेल पैडिंग। तो आइए देखते हैं कि ये इसके बीच के गैप को कैसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं सेल पैडिंग, और सेल पैडिंग यहाँ पर लिख दिया मैंने 4। आप देख सकते हैं यहाँ जो बीच का गैप था, सेल का बॉर्डर और FIT के बीच का जो गैप है, या फिर IT और इसके बॉर्डर के बीच का गैप है, वो बढ़ गया है। इस गैप को और बढ़ाकर देखते हैं, मैंने 6 कर दिया। आप देख सकते हैं ये गैप और भी बढ़ गया है। तो ये होता है सेल पैडिंग। अब सेल पैडिंग हम 10 करके देखते हैं। देखिए जो वॉल है, और यहाँ पर वर्टिकल भी देख सकते हैं, बॉटम टॉप में, लेफ्ट एंड राइट में, ये चारों तरफ से ये गैप बढ़ता है। तो दिस इज कॉल्ड सेल पैडिंग। So cell padding sets the amount of space between the contents of the cell and cell wall. अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन कंटेनर एंड एम्प्टी टैग्स इन HTML। HTML में जितने भी टैग्स हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, जिस टैग में दोनों ही जिस टैग में दोनों ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं कंटेनर टैग, क्योंकि वो कंटेन को करता है और डेटा इसके अंदर बीच में कंटेन होती है। सो ये ओपनिंग टैग है बोल्ड का, और ये क्लोजिंग टैग है बोल्ड का। क्लोजिंग टैग हमेशा एक स्लैश के साथ होता है, और इसे बोलते हैं कंटेनर टैग। और एम्प्टी टैग क्या होता है? एम्प्टी टैग्स आर टैग्स विच हैव ओनली ओपनिंग टैग। वैसे टैग्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, उसे क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, उसे बोलते हैं हम एम्प्टी
टैग। सो HR टैग, इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं आता। BR टैग, इसमें भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं आता। तो ये दोनों है एग्जाम्पल्स किसके, एम्प्टी टैग से। तो दोस्तों जब भी आप डिफाइन करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में आप डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन देते हैं, तो आप उसका एग्जाम्पल जरूर दें ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज प्राइमरी की इन अ टेबल। प्राइमरी की टेबल, जब आप डेटाबेस पढ़ते हैं, डेटाबेस के डेफिनेशंस पढ़ते हैं, तो प्राइमरी की इज अ स्पेशल रिलेशनल डेटाबेस टेबल कॉलम, यानी कि एक डेटाबेस के टेबल का एक कॉलम होता है, एक स्पेशल कॉलम होता है किसी भी डेटाबेस में, और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स या दो से ज्यादा कॉलम्स के कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, डेजिग्नेटेड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी टेबल रिकॉर्ड। और इसे इसे फिक्स किया गया, डेजिग्नेट किया गया है कि ये टेबल के हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। यानी प्राइमरी क्या है, प्राइमरी की इज अ स्पेशल रिलेशनल डेटाबेस टेबल कॉलम designated to uniquely identify each and every table record। या फिर ये आप सिंपली ये कह सकते हैं, प्राइमरी की आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल यूनिकली। राइट, यूनिकली मतलब कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होगा। अगर आप एक प्राइमरी की से सर्च करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्ड ही मिलेगा उस पर्टिकुलर टेबल में। और प्राइमरी की यानी और कैंडिडेट की, इनकी एट्रीब्यूट्स यानी प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, ये इसमें वैल्यूज कभी नल नहीं होते, यानी कि ये कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकता। यानी ये कॉलम जो है टेबल का, आपने जिस कॉलम को प्राइमरी की बनाया वो ब्लैंक नहीं हो सकता। और जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्राइमरी की, वो होता है डुप्लीकेट वैल्यूज इसमें नहीं होते। इट डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट वैल्यूज। एक तीसरी भी प्रॉपर्टी होती है प्राइमरी की, इट डज नॉट चेंज इन द फ्यूचर, यानी कि इसमें जो भी वैल्यू आपने डाल दिया वो फ्यूचर में चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज होते हैं प्राइमरी की के। दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड ऑफ अ डेटाबेस, डिस्कस ब्रीफली। डेटाबेस किस काम आता है। डेटाबेस जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, डेटा एंड बेस, वैसा स्पेस जहां पर ऑर्गेनाइज डेटा रखा जाता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर डेटाबेस की, किसी दूसरे फिजिकल डेटाबेस की नहीं। फिजिकल डेटाबेस भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि आपकी अपनी नोटबुक जहां पर आप इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखते हैं, वो भी एक डेटाबेस है आपकी नोटबुक। या फिर हम जो बुक पढ़ते हैं वो बुक, दैट इज ऑल्सो अ डेटाबेस। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर डेटाबेस की। तो डेफिनेशन है, अ डेटाबेस यूजुअली अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा which is organized in a very effective and efficient manner. It allows the user to it allows the user for rapid search and retrieval of required information। तो डेटाबेस का एडवांटेज क्या है, क्या फायदा है, ये हमें अलाउ करता है कि हम इंफॉर्मेशन को आसानी से खूब तेजी से सर्च कर पाए और उसे रिट्रीव कर पाए, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। तो ये हो गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन OL एंड UL टैग्स विद सुटेबल एग्जांपल। तो दोस्तों OL और UL टैग क्या होता है। OL स्टैंड फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट और UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये दोनों टैग कहाँ होते हैं, ये दोनों टैग होते हैं HTML में, यानी कि जब HTML टॉपिक आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप पढ़ते हैं OL और UL टैग्स। तो लिस्ट क्या होती है, जब भी हमें बहुत से आइटम्स को लिस्ट के फॉर्मेट में, यानी कि देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको फॉर्मेट में डिस्प्ले करने पड़ते हैं कुछ आइटम्स। तो अगर आप उनकी लिस्टिंग कर दें तो ज्यादा अच्छा लगता है, और उसमें जो एलिमेंट्स हैं, अलग अलग लिस्ट के आइटम्स है, वो अलग अलग क्लियरली विजिबल होते हैं। और इस तरह की लिस्टिंग आप दो तरह से कर सकते हैं HTML में। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्टिंग, जहां पर आप नंबरिंग यूज कर सकते हैं। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्टिंग, जहां पर आप यूज करते हैं बुलेट्स, यानी कि इस तरह के कुछ सिंबल्स। तो OL से आप ऑर्डर्ड लिस्टिंग कर सकते हैं, जहां पर नंबरिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। UL से आप अनऑर्डर्ड लिस्टिंग कर सकते हैं, जहां पर बुलेट्स लग जाएंगे। और आइए देखते हैं कि इनके डेफिनेशन क्या लिखे हैं। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट विच कैन बी ईदर न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल। यानी ऑर्डर लिस्ट क्या है, न्यूमेरिकल हो सकते हैं, 1 2 3 4 की भी लिस्ट बन सकती है, या फिर अल्फाबेटिकल यानी कि ABCD की भी लिस्ट बन सकती है, और वो भी कैपिटल या स्मॉल लेटर दोनों में से किसी एक में बना सकते हैं। या फिर रोमन नंबर के लिस्टिंग कैपिटल या स्मॉल वाले आप यूज कर सकते हैं OL लिस्ट यानी ऑर्डर लिस्ट के अंदर। और जबकि क्या होता है, UL क्या करता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट विच कैन बी ईदर डिस्क, स्क्वायर और सर्कल। अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और जहां पर बुलेट्स यूज होते हैं, और बुलेट्स किस किस तरह के हो सकते हैं, बुलेट डिस्क हो सकता है, डिस्क तरह का बुलेट यानी कि बिल्कुल सर्कल के फॉर्म में और उसके अंदर फिल किया हुआ। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो बुलेट है वो डिस्क है, क्योंकि इसमें सर्कल भी है और सर्कल फिल्ड है ब्लैक कलर का। फिर उसके बाद
स्क्वायर हो सकता है यानी कि छोटे छोटे बॉक्सेस आ सकते हैं, स्क्वायर बॉक्सेस, या फिर सर्कल वाले बुलेट्स यानी कि वैसा सर्कल जहां पर अंदर फिल्ड नहीं होता बट वो सर्कल होता है, जैसा कि आप OMR शीट में देखते हैं जो आप 10th बोर्ड एग्जाम में फिल करते हैं, वहां पर सर्कल्स होते हैं। तो वैसा सिंबल आता है यहाँ पर सर्कल वाले ऑप्शन में। तो कोड के एग्जांपल्स क्या है, कैसे यूज करेंगे, तो दोस्तों आपको पूरा का पूरा HTML कोड नहीं लिखना है, आपको सिर्फ छोटा सा कोड लिखना है। और यहाँ पर देख सकते हैं हॉबीज, एक हेडिंग लिया गया और यहाँ पर शुरू किया OL, और OL को यहाँ पर क्लोज किया गया है। तो OL टैग स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होती है ऑर्डर लिस्ट और यहाँ पर खत्म होती है ऑर्डर लिस्ट। और OL टैग क्योंकि ये कंटेनर टैग है इसीलिए इसे क्लोज करना जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं LI, ये LI जो है एम्प्टी टैग है, यानी आप इसे सिर्फ क्लोजिंग ओपनिंग टैग में डालेंगे, क्लोजिंग नहीं भी करते हैं तो भी ये बिल्कुल वर्क करेगा। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम, यानी कि पहला लिस्ट आइटम है गेम्स, दूसरा आइटम है प्रोग्रामिंग, तीसरा आइटम है ड्रामेटिक्स। और ये जो इस HTML कोड का जो आउटपुट आएगा वो हॉबीज, तो हॉबीज वैसे ही वर्ड आ गया। और यहाँ पर नंबरिंग 1, फर्स्ट LI के पास नंबरिंग 1, यहाँ नंबर 2, यहाँ पर नंबर 3, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं 1 2 3 और तीनों आइटम्स की लिस्ट आ गई है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी यही है, OL की जगह सिर्फ UL यूज करते हैं, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। तो UL हमने ओपन किया और UL को किया क्लोज, और उसके बीच जितने भी लिस्ट के आइटम्स है 2 4 10, यहाँ पर 3 आइटम्स है आपके सामने, वो सारे आइटम्स आप डाल देंगे LI टैग्स लगा करके। हर एक आइटम के पहले लगाएंगे आप LI टैग, जिससे इनके आगे लग पाए ये सिंबल, यानी कि ये बुलेट। अगर आप LI यूज नहीं करते, डायरेक्टली प्रोग्रामिंग लिखते गेम्स के नीचे LI गेम्स और उसके नीचे प्रोग्रामिंग, तो ये दोनों माना जाएगा कि ये दोनों सिंगल सेम आइटम है एक ही लिस्ट का, और उसके लिए अलग से बुलेट्स अपीयर नहीं होगा। तो दोस्तों LI से यहाँ पर अपीयर होता है बुलेट्स, और LI से यहाँ पर अपीयर होते हैं नंबर्स। बुलेट्स अपीयर होगा जब आपने UL टैग यूज किया हुआ है, और नंबर्स ऑटोमेटिक अपीयर होंगे जब आपने OL टैग यूज किया हुआ है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ IMG टैग, IMG यानी इमेज टैग। दोस्तों HTML के पेज में यानी किसी भी वेब पेज पर अगर आपको इमेज सेट करनी है, कोई पिक्चर लगानी है, फोटोग्राफ लगाना है, तो वहां पर यूज करते हैं आप IMG टैग। मेंशन इट्स एनी टू एट्रीब्यूट्स अलोंग विद देयर पर्पस। तो यहाँ पर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है, एक तो इमेज टैग की डेफिनेशन यानी उसका पर्पस लिखना है, किस लिए यूज होता है, दूसरा कि इसके एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स किस लिए यूज होते हैं, कोई भी 2 एट्रीब्यूट और उन दोनों एट्रीब्यूट के यूजेस आपको मेंशन करने हैं, तभी आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। अगर आप हाफ क्वेश्चन ही करते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे कम। तो आइए देखते हैं। IMG टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट इमेजेस इन एनी वेब पेज। बहुत छोटा सा सिंपल सा डेफिनेशन है और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। IMG इमेज, IMG इमेज का शॉर्ट फॉर्म है, तो आप समझ जाइए कि IMG टैग यूज करते हैं इमेज इंसर्ट करने के लिए, और वो इमेज कहाँ इंसर्ट होता है, वेब पेज पर। उसके बाद देखते हैं कि IMG टैग के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। एट्रीब्यूट्स में जो पहला एट्रीब्यूट है SRC यानी कि सोर्स। सोर्स ये बताता है IMG टैग को कि वो जो भी पिक्चर या इमेज आप इंसर्ट करने वाले हैं उसका पाथ क्या है, उसका एड्रेस क्या है, यानी कि उसे बोलते हैं URL। इट स्पेसिफाइज द URL ऑफ द इमेज, इमेज की URL को स्पेसिफाई करता है। और उसके बाद जो दूसरा टैग है, कोई भी टैग कोई भी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, कोई भी एट्रीब्यूट यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट यहाँ पर है सॉल्यूशन में ALT यानी ऑल्टरनेट टेक्स्ट। यहाँ पर इट स्पेसिफाइज एन ऑल्टरनेट टेक्स्ट ऑफ एन इमेज। अब दोस्तों यहाँ पर इमेज की ऑल्टरनेट टेक्स्ट स्पेसिफाई करने के लिए क्यों बोला गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी कारण से, किसी भी वजह से वो इमेज अवेलेबल नहीं है या वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, तो उस बॉक्स में जो इमेज का प्लेस होल्डर है वहां पर कौन सा टेक्स्ट नजर आएगा, क्या दिखेगा, तो वहां पर हम वो टेक्स्ट स्पेसिफाई करते हैं ALT के अंदर। मान लीजिए कि वो इमेज अवेलेबल नहीं है, एडिटिंग के लिए ओपन है, या फिर किसी ने डिलीट कर दी, तो वहां पर क्या दिख जाए, आप ALT के अंदर सेट कर सकते हैं इमेज नॉट अवेलेबल। दिस इज एन एग्जाम्पल। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज ई लर्निंग। जहां भी ICT के अंदर, इस पेपर के अंदर जहां भी आपको वर्ड ई मिलता है वो बिल्कुल स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक के लिए, तो ये जरूर याद रखें, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग क्या है दोस्तों, अगर आप आपकी लर्निंग, आप स्टूडेंट हो, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिकली सीख रहे हो, तो ये भी एक ई लर्निंग का एग्जाम्पल है। तो ई लर्निंग क्या है, लर्निंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज लाइक कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन, इंटरनेट एक्सेट्रा इज नोन एज ई लर्निंग। सो ई लर्निंग सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर लर्निंग नहीं होती कि सिर्फ इंटरनेट चलाया और लर्न किया तो ही लर्निंग होगी, लेकिन अगर आप कंप्यूटर पर लर्न करते हो, चाहे आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड हो या नहीं हो, टैबलेट या स्मार्टफोन पर लर्न कर रहे हैं और चाहे वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो या नहीं हो, आपके पास कंटेंट होना चाहिए, चाहे आपने पेन ड्राइव से लिया या फिर शेयर इट से शेयर करके लिया,
या ऑलरेडी सेव्ड है किसी तरह से, तो वो भी ई लर्निंग के अंदर ही आता है। ये है ई लर्निंग की डेफिनेशन। और एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है दोस्तों, आप इसका एडवांटेज अपने मन से लिख सकते हो, वो बिल्कुल आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि आपको बिल्कुल पता है कि ई लर्निंग के एडवांटेज क्या होते हैं। एक तो ये आपका टाइम बचाता है, आपको बुक्स ढूंढने की जरूरत नहीं, लाइब्रेरी जाके बुक्स लाने की जरूरत नहीं है, या फिर किसी पर्सन के पास पर्सनली जाकर के रीड करने की जरूरत नहीं है। टाइम सेविंग है, क्योंकि आपको जाना नहीं पड़ता, कन्वीनियंट है, और आप ये फ्री है, आपको पैसे नहीं देने पड़ते। तो देखते हैं क्या क्या एडवांटेज यहाँ मेंशन है। इट इज टाइम सेविंग एज वेल एज रिमूव्स द डिस्टेंस बैरियर बिटवीन लर्नर एंड टीचर। दोस्तों, आप जब ये वीडियो यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो आपकी डिस्टेंस मेरी डिस्टेंस से काफी दूर है, यानी कि मैं अगर टीचर हूँ और आप लर्नर हैं, तो हमारे जो बीच का डिस्टेंस का जो बैरियर है उसे खत्म कर दिया, क्योंकि आप घर बैठे लर्निंग कर पा रहे हैं, और ये हमारा टाइम सेव करता है। जो सेकंड एडवांटेज है, इट हैज क्विकर डिलीवरी साइकिल टाइम देन ट्रेडिशनल क्लासरूम बेस्ड इंस्ट्रक्शन। डिलीवरी साइकिल क्विकर है, यानी कि अगर आपको रात में 12 बजे आपको नींद नहीं आ रही है, आपको पढ़ाई करनी है, मन हो रहा है, मूड हो रहा है, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप 12 बजे रात में भी यूट्यूब चला करके पढ़ सकते हैं। और यानी कि जब आपने रिक्वेस्ट की पढ़ाई की, तो वो क्लासरूम बेस्ड इंस्ट्रक्शन नहीं है। क्लास करने के लिए आपको दिन होने का वेट करना पड़ेगा, टीचर के लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप जब चाहे तब पढ़ाई कर सकते हैं, यानी कि डिलीवरी साइकिल बहुत क्विक है। उसके बाद थर्ड एडवांटेज है, इट इज लेस एक्सपेंसिव टू सेटअप एन ई लर्निंग एनवायरनमेंट। ई लर्निंग एनवायरनमेंट सेटअप करना कम एक्सपेंसिव है। पूरा स्कूल खोलना हो तो बड़ा मुश्किल है, बहुत सारे पैसे चाहिए। लेकिन अगर आपको ई लर्निंग एनवायरनमेंट, जैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल चला रखा है, बहुत कम एक्सपेंसिव से सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, कोई ऑफिस सेटअप नहीं चाहिए, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती, यानी कि ये लेस एक्सपेंसिव है।